अब सुनो ध्यान से, आपन ने कंडीशन फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल ली। तो भाई कितने प्रकार के सवाल अपन ने कर लिए? टाइप 1 प्रकार के सवाल किया, कर्व गिवन, पॉइंट गिवन, टेंजेंट नॉर्मल निकालनी। टाइप 2 प्रकार का सवाल किया, कर्व गिवन, स्लोप गिवन, टेंजेंट नॉर्मल निकाल ली। टाइप 3 का अपन ने सवाल किया, कर्व गिवन, बाहर का पॉइंट गिवन, टेंजेंट नॉर्मल निकाल ली। टाइप 4 टाइप का अपन ने सवाल किया कि कर्व कटिंग अगेन की बात आ गई, कर्व जो उसको दोबारा से काट दे। टाइप 5 अपन ने कल मेरे ख्याल से किया था। आइए आज बात करते हैं टाइप 5 की। सही टाइप तो कर रहा हूं मैं, नंबरिंग सही है, टाइप 5 ही होगी ना आज भाई। कर्व और पॉइंट गिवन, कर्व स्लोप गिवन, कर्व आउटसाइड पॉइंट गिवन, नहीं आज होगी टाइप 6। ओके, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। अब मैं समझाने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं टाइप 6। टाइप 6 का मतलब है, अब मैं बताऊंगा आज आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल पर अब अपन लोग बात करेंगे। इससे पहले कि मैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन करूं, 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको समझने हैं। कंसिडर कीजिए एक कर्व, बिल्कुल ध्यान देखेंगे। कंसिडर कीजिए एक कर्व, कर्व पर कोई पॉइंट है P, एक जनरल पॉइंट है P, और P पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींच दी। जो P पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची, जो P पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची, उसने एक्स एक्सिस को T पर कट किया, कैपिटल T पर, और इसी P पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींची, नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया कैपिटल N पर। P पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींची, तो P पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को कट किया, कहां पर? कैपिटल T पर। और P पॉइंट पर खींची गई नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को कट किया, कहां पर? N पर। 2-3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं। पहला शब्द है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है PT। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींची और उसने जहां एक्स एक्सिस को काटा वो दूरी। बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, जिसके अंदर कैलकुलस के अंदर टेंजेंट नॉर्मल के अंदर अगर कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल रहा है तो उसका क्या मीनिंग है, इस बात को समझिएगा। व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट? सुनिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट खींची और उसने जहां पर एक्स एक्सिस को काटा वो दूरी। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसी प्रकार से डिफाइन होती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, PN। जिस पॉइंट पे आपने नॉर्मल खींची और उसने जहां एक्स एक्सिस को काटा। अब सुनना, P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए, P पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालिए। इसको हम कर देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर F। क्या कह देते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर F। तो यहां पर एक और शब्द होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब होता है FT, और लगे हां तो पूरा लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। एक और शब्द होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, FN। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट FT एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल FN। देखो यूं समझो, टेंजेंट की जो परछाई है एक्स एक्सिस पर, क्या बोला? क्या बोला? टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर, प्रोजेक्शन का मतलब परछाई एक ही चीज है। टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो कहलाता है सब टेंजेंट, और नॉर्मल का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो कहलाता है सब नॉर्मल। टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर सब टेंजेंट, और नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर सब नॉर्मल। तो FT हो गई सब टेंजेंट और FN हो गई सब नॉर्मल। अब मन में इच्छा उमड़ रही है, गुरुजी आपने इनका मीनिंग तो समझा दिया कि टेंजेंट का लेंथ का मतलब क्या है, नॉर्मल का लेंथ का मतलब क्या है, सब टेंजेंट के लेंथ का मतलब क्या है, सब नॉर्मल के लेंथ का मतलब क्या है, निकालेंगे कैसे? अब सुनो ध्यान से। मान लीजिए P पॉइंट है, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें तो tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोल दो हाँ गुरुजी। और इसको हम M यानी dy/dx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी पॉइंट पर बड़े आराम से
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर बड़े आराम से हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हमने कह दिया m, किससे डिनोट किया m, ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों दिस प्लस दिस प्लस दिस पाई होना चाहिए। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया, थीटा माइनस पाई बाई 2 निकल के आ गया। देखो इन तीनों को जोड़ो, थीटा माइनस पाई बाई 2, सही है, सही है, सही है। ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस दिस, तो पाई बाई 2 माइनस दिस की अगर बात करें तो ये एंगल कितना निकल गया, पाई बाई 2 माइनस दिस, तो ये चीज आ जाएगी पाई माइनस थीटा। वापस से ये वाला एंगल अगर हम निकालना चाहें तो ये देखो दिस प्लस दिस पाई बाई 2 आ रहा है, अब ये वापस से 90 डिग्री हो गया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल आ गया थीटा माइनस पाई बाई 2। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पुराने प्रपंच को लगाकर सारे एंगल निकाल लिए। चलो बात करते हैं, अब मैं सारी लेंथ निकालना चाहता हूं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y कह दें तो ये जो लेंथ होगी, ध्यान देखेंगे, पी एफ लेंथ y हो जाएगी। पी एफ लेंथ कितनी हो जाएगी, y। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखना है और 9th क्लास की पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। चलिए अब यहां से देखें, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं, इधर देखें, इधर देखें, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा आ जाएगा पी एफ अपॉन एफ टी। एफ टी लेंथ निकल के आ जाएगी पी एफ अपॉन tan पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा। लेकिन एफ टी तो लेंथ है, तो मॉडुलस ले लें पी एफ वाई बाई एम। तो ये लीजिए बेहतरीन, इसकी लेंथ आ गई y बाय एम। तो यानी जिस पॉइंट पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला निकाल लिया ताकि ये सब ना लिखना पड़े। कोई हमसे बोले सब टेंजेंट की लेंथ बताओ, रट लो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। m का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, नॉर्मल पर आ जाइए, इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को। अब मैं बोलूंगा tan ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एफ एन। एफ एन से वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पी एफ अपॉन ये tan थीटा माइनस पाई बाई 2, नीचे आएगा tan बन जाएगा बेसिकली माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, तो माइनस पी एफ tan थीटा। मॉड ले लीजिए, मॉड इसलिए ले लीजिए क्योंकि आप लेंथ की बात कर रहे हैं, मॉडुलस एम वाई, यानी सब नॉर्मल की लेंथ निकालना बहुत आसान है। y कोऑर्डिनेट को टेंजेंट की स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने पहले भी बोला है इस पूरे चैप्टर में m का मतलब हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की लेंथ निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। सब नॉर्मल की लेंथ हो जाएगी y कोऑर्डिनेट इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, और सब टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी y कोऑर्डिनेट अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आइए टेंजेंट और नॉर्मल की लेंथ निकालें। टेंजेंट की लेंथ पीटी निकालना चाहते हैं, अरे यार बहुत बेकार है, चलो कोई ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। वापस से मैं बोलता हूं साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पीटी। तो पीटी निकल के आ गया पी एफ अपॉन साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही हो जाता है, साइन थीटा को कोई बात नहीं, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा। लेकिन मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता है और मुझे साइन थीटा चाहिए, तो कोई खास बात नहीं है, बचपन का ट्रायंगल बना लीजिए। टेन थीटा की वैल्यू m पता है आपको, तो ये आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी दिस अपॉन दिस, तो ये चीज बन जाएगी y बाई एम इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। मॉड लगाना ना भूले, लेंथ की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट की लेंथ बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, y बाई एम इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत धीरे धीरे डिराइव कर रहा हूं, बिल्कुल याद होना चाहिए, डिराइव नहीं करना चाहिए पर करना पड़ना चाहिए। यहां पर आ जाइए, इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 2, नहीं साइन लिखना चाह रहा था मैं, मन ही मन कन्वर्ट कर दिया मैंने, साइन बन जाएगा पी एफ अपॉन हाइपोटेन्यूज पी एन।
तो Pn निकल के आ जाएगा माइनस PF अपॉन कॉस थीटा। यही बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा, यही निकल के आएगा। साइन थीटा माइनस π/2, तो π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सही। कॉस थीटा की वैल्यू आइए यहां से निकाल लें, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा माइनस PF रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो मॉड ले लें y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लीजिए बात बन गई। ये चारों की चारों लेंथ हमेशा सब बच्चों को याद होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता और उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट की स्लोप पता, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पता। कॉपी करिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, समझ गए। ज्योमेट्री की बात चल रही है। आइए इस पर बेस जब हम कुछ सवाल लेंगे, पहले मैं 2-3 सवाल करके बताऊंगा, फिर आपको मौका दूंगा। 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन आईटी के अंदर आए हुए हैं और उन बहुत अच्छे क्वेश्चनों में कुछ अच्छी बातें हैं, उनको समझेंगे। चलो, एक आईआईटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, सब बच्चे इस सवाल की ओर विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता था शो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट intercepted between the axis for the curve भी बहुत ज्यादा भयानक था, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3 इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। हमको साबित करना था कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस फॉर द कर्व इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। साबित करना है टेंजेंट का जो पोर्शन एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, टेंजेंट का जो पोर्शन एक्सिस के बीच में फंसा हुआ है, उस पोर्शन की लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी। आइए साबित करें। क्वेश्चन मतलब शायद, मुझे पता नहीं है, शायद ये कर्व कुछ ऐसा होगा, कुछ होगा ताकि अगर कोई भी टेंजेंट, अगर आप इस कर्व को खींचें तो टेंजेंट का जो पोर्शन एक्सिस के बीच में आ रहा है, हमको दिखाना है कि उसकी लेंथ कांस्टेंट है। अगर हम इस पॉइंट को P कह दें और इसको A कह दें, इसको B कह दें, तो कुल मिला के हमको यह साबित करना है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो उस टेंजेंट का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में आएगा वह लेंथ हमेशा कांस्टेंट होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में पैरामेट्रिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। आइए आपको पैरामेट्रिक समझाता हूं। x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, c की पावर 2/3। मन में बहुत जोर से इच्छा उमड़ रही है कि इस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालें। क्या मतलब है पैरामेट्रिक इक्वेशन का? पैरामेट्रिक इक्वेशन का इतना ही मतलब है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों को सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दें। चलो देखते हैं। मैं क्या बोलता हूं, c की पावर 2/3 से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये ऐसा दिख जाएगा आपको। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये cos स्क्वायर थीटा बन जाए और अगर ये sin स्क्वायर थीटा बन जाए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। इसको cos स्क्वायर थीटा से अगर आप इक्वेट कर दें तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 cos क्यूब, c cos क्यूब थीटा, और यहां से y की वैल्यू c sin क्यूब थीटा। इसमें बच्चे एक सवाल अक्सर पूछते हैं कि सर इसको sin स्क्वायर थीटा कर दें और इसको cos स्क्वायर थीटा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। अगर एक sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, पर इन जनरल मेरी आदत है कि मैं x को cos थीटा से रिलेट करता हूं, क्योंकि अगर कोई लेंथ है ऐसे r और ये एंगल थीटा है तो ये r cos थीटा निकल के आता है, इसलिए आमतौर पर आदत की बात है। तो ये निकल के आ गया x c sin cos क्यूब थीटा और y c sin क्यूब थीटा। बात बन गई भाई साहब। यानी इस कर्व के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट में मान लूंगा
सी कॉस क्यूब थीटा कॉमा सी साइन क्यूब थीटा। जहां तक हो सके ज्योमेट्री के क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में करने चाहिए, जहां तक हो सके ज्योमेट्री के क्वेश्चन पैरामेट्रिक में करने चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि इस कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालिए, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का इतना ही मतलब है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों को सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। चलिए, अच्छा, सबसे पहले मन में इच्छा उमड़ रही है कि गुरुजी dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा इसको डिफरेंशिएट कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, ये लीजिए, और dx बाई डी थीटा तो -3c cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। बहुत कुछ कट रहा है, कटता ही चला जा रहा है, और ये आ गया -tan थीटा। अब हम जनरल पॉइंट पे टेंजेंट लिख देंगे, तो मैं लिखूंगा जनरल टेंजेंट एट c cos क्यूब थीटा कॉमा c साइन क्यूब थीटा। जनरल टेंजेंट लिख दीजिए, बहुत आराम से आप जनरल टेंजेंट लिख सकते हैं, आपको पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। तो y माइनस सी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा इंटू एक्स माइनस सी कॉस क्यूब थीटा। आओ, वैसे तो जनरल टेंजेंट आ गई, क्या हम इसको थोड़ा सुंदर कर सकते हैं? क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? करते हैं। tan थीटा को लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y कॉस थीटा माइनस सी साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। यहां माइनस साइन थीटा बचा तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस सी कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। एक्स साइन थीटा को इधर ले आए तो ये बन जाएगा y कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा, और इधर देखिए c कॉस क्यूब साइन थीटा, और इधर ले जाएंगे तो c कॉस क्यूब साइन थीटा प्लस c साइन क्यूब कॉस थीटा। गड़बड़, मिस प्रिंटिंग, कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। और देखिए ध्यान से, अगर आप यहां से कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। कितनी सुंदर, कितनी सुशील, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सी साइन थीटा कॉस थीटा। ये निकल के आ गई इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जनरल टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? जहां वाई कोऑर्डिनेट 0 जाएगा, वाई को 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा सी कॉस थीटा कॉमा 0। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां काटेगी? जहां एक्स को 0 रख देंगे तो 0 कॉमा सी साइन थीटा। आंखें ऑटोमेटिकली चमक रही हैं। क्यों चमक रही हैं ऑटोमेटिकली आंखें? क्योंकि भाई साहब देखिए ए बी लेंथ कितनी आ गई? सी, हैंस पार्टी। ए बी लेंथ कैसे निकाली? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला से भाई। तो हमने साबित कर दिया कि इस कर्व की कोई भी जनरल टेंजेंट अगर आप लेते हैं, इस कर्व की अगर कोई भी जनरल टेंजेंट आप लेते हैं तो उस टेंजेंट का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में होगा उसकी लेंथ हमेशा सी होगी, कांस्टेंट होगी। कॉपी कर लीजिए। ज्योमेट्री पर बेस्ड एक और बेहतरीन सवाल, ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है। आईआईटी वाले एक से एक सवाल ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं कहां कहां से, बच्चों को खुश करने के लिए या परेशान करने के लिए, पता नहीं। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन कहता है फॉर द कर्व गिवन है x की पावर है, y की पावर b, k की पावर a प्लस b। वापिस ज्योमेट्री पर बेस्ड बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व दिस शो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन coordinate axis is divided by the point of tangency in a constant ratio। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर द कर्व दिस show that the portion of the tangent between coordinate axis is divided by the point of tangency in the constant ratio। वापस से पहले ज्योमेट्री समझें ताकि अप्लाई कर पाए।
क्वेश्चन कह रहा है कि इस कर्व के किसी भी टेंजेंट का, इस कर्व के किसी भी टेंजेंट का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमेशा फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करेगा। कहने का तात्पर्य, किसी भी पॉइंट P पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर काटे तो हमको सिद्ध करना है कि PA अपॉन PB हर पॉइंट के लिए कांस्टेंट निकल के आएगा। द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन अ फिक्स्ड इन अ कांस्टेंट रेशियो। अब इस बार इस क्वेश्चन की शक्ल इतनी बदसूरत है, इतनी बेकार है कि इसको हम पैरामेट्रिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जानबूझ के मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें पैरामेट्रिक आए और एक क्वेश्चन लिया जिसमें पैरामेट्रिक ना आए। अब चाहे तो इसको पैरामेट्रिक से कर सकते हैं, तो आप खुद कर लीजिए। मैं तो बिना पैरामेट्रिक करूंगा। जनरल पॉइंट x1 y1 मान लेते, हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया P x1 y1। चलिए इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ax की पावर a माइनस 1 y की पावर b माइनस 1 y डैश 0, तो y डैश की वैल्यू आ गई माइनस ax की पावर a माइनस 1 y की पावर b अपॉन b x की पावर a y की पावर b माइनस। बहुत सुंदर, बहुत सुशील, माइनस a y अपॉन b x। लेकिन हमको कहां निकालनी है? 8x1 y1, तो माइनस a y1 अपॉन b x1 ये आ गई। अब मैं लिख दूंगा जनरल टेंजेंट एट x1 y1। x1 y1 पॉइंट पे जनरल टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a y1 b x1 इंटू x माइनस x1। ये आ गई। पॉइंट पता x1 y1, स्लोप पता, टेंजेंट की इक्वेशन पता। चलिए ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां काटेगी? जहां y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y को 0 रख दें तो माइनस y1 कट जाएगा, b x1 अपॉन a प्लस x1 प्लस b x1 अपॉन a। ये आ गया निकल के, ये आ गया हमारे पास निकल के। चलिए ये पॉइंट आ गया, कोई खास बात नहीं है। ये y एक्सिस को कहां काटेगी? जहां x कोऑर्डिनेट 0 जाएगा। x को 0 कर दिया तो माइनस x1 कट गया, तो y1 प्लस a y1 अपॉन b। ये लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं किया। कोई भी लाइन x एक्सिस को कहां काटती है और कोई भी लाइन y एक्सिस को कहां काटती है, वो दोनों चीजें हमने पता लगा ली। चलो भाई बहुत बढ़िया बात, पता लगा ली तो आगे बढ़िए गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको साबित करना है कि PA अपॉन PB कांस्टेंट है। अब PA और PB के लिए मुझे और तो कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं लगाने जा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PA पॉइंट आ जाएगा, P का x कोऑर्डिनेट माइनस उसका x कोऑर्डिनेट, तो आ जाएगा bx1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस उसका y कोऑर्डिनेट y1 स्क्वायर। PA लेंथ आ गया। PB लेंथ की बात करें, x1 स्क्वायर प्लस उसका y कोऑर्डिनेट माइनस उसका y कोऑर्डिनेट a y1 अपॉन b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा घूरिए, ज्यादा घूरना नहीं चाहिए, थोड़ा ही घूरें, तो आ जाएगा b अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर x1 स्क्वायर a स्क्वायर y1 स्क्वायर और a अपॉन रूट ऑफ, और कट गया, a स्क्वायर y1 स्क्वायर b स्क्वायर x कट, तो आ गया b भाई। कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। तो हमने साबित कर दिया कि टेंजेंट का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसको जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो एक फिक्स्ड रेशियो, एक कांस्टेंट रेशियो में हमेशा डिवाइड करेगा और वह रेशियो निकल के आता है b बाई ए। अगर आप 12th पास होते तो मैं आपको इसके में कुछ रोचक जानकारी देता, लेकिन अभी ठीक है, कॉपी करिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बात पर बेस्ड। आईआईटी वालों ने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, अभी जो हमने क्वेश्चन लगाया कुछ कुछ वैसा ही, लेकिन इलस्ट्रेशन में अच्छा लगेगा। क्वेश्चन में साबित करना था कि शो दैट पोर्शन ऑफ नॉर्मल फॉर द कर्व क्या दे रखा है? x इक्वल टू 2a sin t प्लस a sin t cos स्क्वायर t। ऐसी खतरनाक इक्वेशन दे रखी है, देख के ही, एंड y
माइनस ए कॉस क्यूब टी। ओ तेरी। शो दैट द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल फॉर द कर्व दिस कंटेन्ड बिटवीन coordinate axis is always of length 2a. चलिए, show that portion of normal for the curve this contained between coordinate axis is always of length 2a. तो हमको साबित करना है कि नॉर्मल, इस कर्व की नॉर्मल का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसकी लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, 2a है। सॉरी, हाँ, बिटवीन द कोऑर्डिनेट। चलिए आइए कर्व को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑल्दो आप समझ गए होंगे, शायद कर्व कुछ ऐसा है और हमको साबित करना है कि इसके किसी भी नॉर्मल का जो पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है तो लेंथ ए बी हमेशा फिक्स है, 2a के बराबर है। कोई खास बात नहीं। इस पॉइंट को हम लोग P एज्यूम कर लेते हैं, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 2a sin t, a sin t cos स्क्वायर t, y कोऑर्डिनेट a cos क्यूब t। अब आइए नॉर्मल की स्लोप निकालें। नॉर्मल की स्लोप के पहले dy बाई डी एक्स टेंजेंट की स्लोप निकलेगी, जो कि बन जाएगा dy बाई डी टी होल अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की बात करें तो 3a cos स्क्वायर टी साइन टी, और dx बाई डी टी की बात करें तो 2a cos t, और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, गंदा हो जाएगा, प्लस a cos क्यूब टी, और यहां आ जाएगा माइनस 2a, कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर टी cos t। एक बार चेक कर लेता हूं, 2a cos t और इसका डिफरेंशिएशन साइन का cos, तो a cos क्यूब टी, माइनस यहां पर आ जाएगा a sin t इंटू cos स्क्वायर टी का डेरिवेटिव 2 cos t माइनस sin t। सही है। फाइनली काफी बर्बाद सा निकल के आ गया है, मेरे को तो लग रहा कुछ सुंदर होगा। चलो अच्छा, ऊपर नीचे से a और cos t काट दें। a cos t काट रहा हूं तो 3 cos t sin t आ गया, यहां पर 2 cos t कट चुका है, प्लस cos स्क्वायर टी, यहां से भी a cos t कट चुका है, माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। एक बार चेक कर लें भाई, ज्यादा ही भारी हो रहा है। a cos t काट दिया, सही है भाई, a cos t काट दिया, a cos t काट दिया, a cos t काट, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी। अरे रे सुंदरता, सुंदरता, 3 cos स्क्वायर टी कट गया, tan t। फाइनली सुंदरता प्राप्त हुई। अब हम लिख सकते हैं जनरल नॉर्मल। आइए जनरल नॉर्मल लिखें। y यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, y प्लस a cos क्यूब टी, tan t तो टेंजेंट की स्लोप है, तो माइनस cot t इंटू एक्स माइनस 2a sin t माइनस a sin t cos स्क्वायर टी। cot t को लिख दें cos t अपॉन sin t, cot t को लिखें cos t अपॉन sin t, sin t से मल्टीप्लाई करेंगे y sin t a cos क्यूब t sin t, यहां पर माइनस cos t बच गया तो माइनस x cos t प्लस 2a sin t cos t, प्लस यहां पर cos t बच गया तो a sin t cos क्यूब t। ओ तेरी कट गया, तो ये आ गया x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू 2a sin t cos t। बहुत सुंदर, बहुत सुशील। चलिए a पॉइंट हम निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को 0 कर दें, y को 0 कर दें तो 2a sin t आ जाएगा। b पॉइंट को निकाल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को 0 कर दें, x को 0 कर दें, 2a cos t आ जाएगा। वाह भाई वाह, क्लियरली अंधा बच्चा भी फूटी हुई आंखों से देख सकता है कि लेंथ ए बी 2a, हैंस
पार्टी। कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए जबरदस्त। एक क्वेश्चन कहता है, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है शो दैट नॉर्मल्स टू कर्व, और कर्व क्या गिवन है? कर्व गिवन है x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, कॉस टी प्लस टी साइन टी, y इक्वल टू a sin t minus t cos t. Show that the normals to the curve this are tangent to सर्किल। कौन से सर्किल को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चलिए, हाँ, शो दैट द नॉर्मल्स टू द कर्व दिस आर टेंजेंट टू सर्किल दिस। हमको साबित करना है कि नॉर्मल टू द कर्व दिस आर टेंजेंट टू द सर्किल दिस। जो इस कर्व की नॉर्मल है वो सारी की सारी इस कर्व की सर्किल की टेंजेंट है। चलो अच्छा, पहले मैं क्या सोच रहा हूं, जनरल नॉर्मल लिखते हैं फिर बुद्धि लगाएंगे। तो सबसे पहले इस कर्व की बात करते हैं। इस कर्व का मेरी इच्छा है dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो बन जाएगा dy बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी ए बाहर पड़ा हुआ है, कॉस टी माइनस कॉस टी प्लस टी साइन टी, बहुत सुंदर, ए कॉस टी प्लस, सॉरी गड़बड़ कर दी, कॉस टी को तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं, माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, कट गया, तो ये चीज आ गई tan टी। अब मैं लिखूंगा जनरल नॉर्मल। जनरल नॉर्मल की बात करें तो y माइनस ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी इज इक्वल टू tan टी इंटू एक्स माइनस ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। आओ इसे खूबसूरत बनाएं। y माइनस, सुंदरता। अच्छा सुनो, ये tan टी साइन टी अपॉन कॉस टी है, तो कॉस टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y कॉस टी माइनस ए साइन टी कॉस टी प्लस ए टी कॉस स्क्वायर टी। यहां साइन टी बच गया, एक्स साइन टी माइनस ए कॉस टी साइन टी, और यहां पर आ जाएगा माइनस ए टी साइन स्क्वायर टी। तो माइनस है साइन टी कॉस टी माइनस, अरे सुंदरता भाई, सुंदरता भी एक चीज होती है। तो यहां पर हमारे पास फाइनली कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन लोगों ने? उतना डी वाई बाई डी चेक कर ले, डी वाई बाई डी टी, तो ए कॉस टी माइनस कॉस टी बिल्कुल सही है, और डी एक्स बाई डी टी ए माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस टी कॉस टी, तो ए कट गया, टी टी कट गया, tan टी। तो अच्छा, y कोऑर्डिनेट y माइनस ए साइन टी माइनस टी कॉस टी और x माइनस ए कॉस टी प्लस टी। एक बार चेक कर ले रहा हूं ताकि आगे गड़बड़ ना मिले। अब यहाँ साइन टी अपन कॉस टी मल्टीप्लाई किया, y कॉस टी माइनस माइनस प्लस ए टी कॉस स्क्वायर टी, सही आ गया यहाँ पर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं x साइन टी माइनस साइन टी कॉस टी माइनस ए टी साइन स्क्वायर टी, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। तो फाइनली हमारे पास, अरे चुन्नू सी एरर हो गई, चुन्नू सी एरर हो गई, खतरनाक। वही मैं सोचूं कि मैं जो चाह रहा हूं, अरे डी वाई बाई डी एक्स निकाला है तो टेंजेंट की स्लोप है, इसकी तो जनरल नॉर्मल लिखनी है, तो tan टी नहीं आएगा, माइनस कॉट टी आएगा। ओ तेरी, कॉट टी को लिख दें कॉस टी अपॉन साइन टी, साइन टी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y साइन टी माइनस ए साइन स्क्वायर टी प्लस ए टी साइन टी कॉस टी। अब यहां माइनस कॉस टी आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस टी प्लस ए कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस ए टी साइन टी कॉस टी, कट गया। अब जैसा हम चाह रहे हैं, ए साइन स्क्वायर टी को उधर ले जाओगे तो, और एक्स कॉस टी को इधर ले आओगे तो बहुत सही, एक्स कॉस टी
प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमको मिल गया, देखो कितनी छोटी सी एरर हो जाती है अभी, जनरल नॉर्मल। अब ये लाइन इस सर्किल को टेंजेंट होगी। कोई भी लाइन सर्किल को टेंजेंट कब होती है? कोई भी लाइन सर्किल को टेंजेंट होगी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाए। तो आइए देखें, 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 कितना निकल के आएगा इसमें? मॉडुलस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर नहीं ए है वो ए, तो यहां आ जाएगा माइनस ए होल अपॉन रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी ए। कहना ही पड़ेगा हैंस पार्टी। गड़बड़ हो जाती है अभी। क्वेश्चन सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कर्व की जनरल नॉर्मल लिख लेनी है, और कर्व की जनरल नॉर्मल अगर सर्किल को टेंजेंट है तो लगा देनी है सर्किल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कॉपी कर लीजिए। टेंजेंट नॉर्मल के कंसेप्ट पर बेस्ड 6 प्रकार के सवाल मैंने ले लिए। अब उसी स्लोप पर बेस्ड 7वें प्रकार का सवाल मैं बताने जा रहा हूं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले आप समझिए कि कर्व्स के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन अगर दो कर्व एक दूसरे को काटते हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, पहले ये समझिए। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर पहले कर्व को टेंजेंट खींचो और उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दूसरे कर्व को टेंजेंट खींचो, और इन दोनों टेंजेंटों के बीच में जो एंगल है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर ध्यान देंगे कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स is the angle between the tangents drawn at their intersection point. Angle of intersection between two curves is the angle between the tangents drawn at their intersection point. जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप दोनों कर्वों के टेंजेंट खींचिए, और जो उन दोनों कर्वों के टेंजेंट के बीच में एंगल है वही कहलाता है दोनों कर्वों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब ध्यान देंगे सब बच्चे। अब मैं आपको सेट मेथड बताने जा रहा हूं, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मेथड तो यहीं से क्लियर हो जाता है। मेथड सेट है, फिर इलस्ट्रेशन लेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना, गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। हम मान लेते हैं कि एक कर्व है y इक्वल टू जी एक्स और दूसरा कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। दो कर्व है हमारे पास अलग अलग। इन दोनों कर्व्स के बीच में हम निकालना चाहते हैं प्रतिच्छेद कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। उसके करना कुछ नहीं है, गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ ईच कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉल देम M1 एंड M2। उसे कुछ नहीं करना, दो अलग अलग कर्व हैं। पहले कर्व को डिफरेंशिएट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट रखो, पहले कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करो, इंटरसेक्शन पॉइंट रखो, दूसरे कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक की स्लोप ऑफ टेंजेंट को M1 कह दीजिए और दूसरे की स्लोप ऑफ टेंजेंट को M2 कह दीजिए। बस आखिरी स्टेप नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तीसरा स्टेप कुछ नहीं है, इफ थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देन वही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला tan थीटा आ जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। गेट थीटा।
अगर थीटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो टेन थीटा और कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में जो होता था दो लाइनों के बीच में एंगल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पहले कर्व को डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखिए और जो वैल्यू आए उसको m1 कह दीजिए, पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखिए और जो वैल्यू आए उसको m2 कह दीजिए, दूसरे कर्व के टेंजेंट की स्लोप। m1 m2 पता तो उनके बीच का एंगल पता, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहां पर एक छोटी सी बात आपको याद होगी, मतलब अगर m1 m2 माइनस 1 आ जाए तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होगा, इसको ध्यान रखें। इफ m1 इंटू m2 इज माइनस 1 देन थीटा इज 90 डिग्री एंड इन दिस केस वी से कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट दिस पॉइंट। लाइन ड्रॉ कर दी ताकि सेपरेशन रहे। अगर m1 m2 माइनस 1 आ जाएगा तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होगा, और अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं कर्व्स ऑर्थोगोनल हैं उस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट। कभी भी कोई बोले कर्व्स आर ऑर्थोगोनल तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। एक बात और यहां बताने लायक है, अगर किसी ने आपसे बोला इफ सेड टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, अगर किसी ने बोल दिया भाई यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ऑर्थोगोनल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर ऑर्थोगोनल है क्योंकि उस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आया है। लेकिन अगर कोई बोल दे इफ सेड, कोई पॉइंट ना बोले, बोले कर्व ही ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब होगा दैट इज एट ऑल इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। ध्यान रखना, अगर किसी ने आपसे बोला कि कर्व ही ऑर्थोगोनल है, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, तो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है यानी हर इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री, वरना आप ऐसे बोलेंगे इस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है। ये हो गई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का थ्योरी और मेथड। कॉपी करो। हां, अब सब बच्चे सुनो ध्यान से। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की थ्योरी और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का कंसेप्ट और उसको करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। आइए 3-4 सवाल पहले इजी वाले करें ताकि थोड़ा सा अपना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे पकड़ बने, और फिर अपन कुछ बढ़िया आईआईटी में आए हुए सवाल लेंगे। पहले अपन वैसे सवाल लेंगे जो आईआईटी में नहीं आए हुए हैं। एक बहुत अच्छा सवाल जो आईआईटी में नहीं आया लेकिन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर कर्व्स। कौन कौन से कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है? 2y² इक्वल टू एक्स क्यूब, और दूसरा कर्व दे रखा है y² इक्वल टू 32x 8, ऑल ऑफ देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स। उनके जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु हैं, उनके जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहला काम अपन को यह करना है कि अपन को जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं, जितने भी कर्व गिवन हैं, उनके सारे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेने हैं। 2 कर्व गिवन है, 2y² इक्वल टू एक्स क्यूब एक कर्व गिवन है, एंड y² इक्वल टू 32x कर्व गिवन है। चलो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, दोनों कर्वों को सॉल्व कर लेंगे। पहले कर्व से y² की वैल्यू x³/2 आ गई, और दूसरे कर्व से y² की वैल्यू 32x आ गई। तो एक सॉल्यूशन तो x इक्वल टू 0 आ गया, फिर x² इक्वल टू 64 हो गया, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू -8। x की 3 अलग अलग वैल्यू आ गई। आइए हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालें। अगर x को 0 ले लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग y 0 आ जाएगा,
अगर x को 8 ले लोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x को अगर 8 ले लें तो सॉल्व करते हैं, 32 कितना हो गया 2 की पावर 5, 8 कितना हो गया 2 का क्यूब, तो 5 6 7 8, 2 की पावर 8, y स्क्वायर 2 की पावर 8, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 16, और x को अगर माइनस 8 ले लें तो y नॉट पॉसिबल, क्योंकि x अगर नेगेटिव हो जाएगा तो y स्क्वायर संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, तो कुल मिला के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए, कुल मिला के 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। कितने? 3। आइए यहां चार्ट बनाएं। ऐसे छोड़ा, मैं तो क्या करता हूं चार्ट बना लेता हूं। यहां पर पॉइंट लिखेंगे, यहां पर M1 लिखेंगे, यहां पर M2 लिखेंगे और यहां पर थीटा लिखेंगे। 3 पॉइंट है हमारे पास, 0,0 एक पॉइंट है, 8,16 एक पॉइंट है एंड 8,-16 दूसरा पॉइंट। 3 पॉइंट पर है। M1 यानी पहले कर्व की टेंजेंट की स्लोप, इस कर्व को 1 कह दो, इस कर्व को 2 कह दो। इसमें कुछ प्रकांड बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं सर इसको 1 कह दें इसको 2 कह दे, तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी 1 कह दे किसी को भी 2 कह दे। तो चलिए अब दोनों का हम dy/dx निकालेंगे। सब बच्चे 1 कर्व को इधर देखें, 2y² इक्वल टू x³ है, तो 4y डैश 3x² निकल के आ गया, y डैश 3x² अपॉन 4y। लेकिन झटका लग रहा है। झटका क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप इसमें ये पॉइंट 0,0 रख देंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? 0/0। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? 0/0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी। ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया गया, इसके अंदर 3-4 प्रपंची बातों का बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब किसी पॉइंट पर अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो क्या करोगे? आप उस स्लोप को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे? सिंगल वेरिएबल में। ये खास बात मैं बता रहा हूं। कहां लिखूं कहां लिखूं? आइए यहां दिख रहा होगा, यही लिख दूं। If at any point slope is indeterminate, convert slope in terms of single variable and calculate। अब यहां पर चाहो तो x को y के टर्म में रख दो, y को x के टर्म में रख दो। जैसे हम y को अगर x के टर्म में रख दें तो 4y कितना आ जाएगा? देखिए x की पावर 3/2 और ऊपर √2, तो यहां से आ जाएगा 3√2/4 x की पावर हाफ। ये आ गया y डैश। अब हम इस y डैश में m की अलग अलग वैल्यू रख, मतलब पॉइंट की अलग अलग वैल्यू रख के स्लोप निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं y डैश लिख देता हूं कि M1 स्लोप का मतलब कितना है? 3√2 x की पावर हाफ होल बाय 4। ये आ गया y डैश। अगर कभी, ये खास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले लेता है तो उस पॉइंट की स्लोप की कैलकुलेशन के लिए आप स्लोप को सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। चलिए आ गया निकल के, एक बार चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। सब सही है भाई साहब, सब सही है। ये निकल के आ गया। अब देखिए यहां पर अगर देखें तो M1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां पर अगर देखें तो M1 की वैल्यू 3√2 x की पावर हाफ, तो 8 की पावर हाफ करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। और यहां पर भी M1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। चलिए यहां पर हमने M1 निकाल लिया। जैसे M1 निकाला डिफरेंशिएट करके, वैसे ही M2 निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। चलो यहां कोने का इस्तेमाल करते हैं, कोना। आइए दूसरे कर्व को यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरे कर्व को नीचे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस कर्व को, तो 2y डैश ये आ गया 32। कितना सुंदर, कितना सुशील। तो y डैश आ गया 16/y। ये तो खुद ही सिंगल वेरिएबल के टर्म में आ गया, तो कोई बात नहीं, y डैश आ गया 16/y। आइए अब यहां से हम लोग M2 की वैल्यू
लिख दें। आराम से सिस्टमेटिकली करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। यहां पर M2 ऑब्वियसली इंफिनिटी आ गया। सोचो इसका स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, स्लोप इंफिनिटी है, वर्टिकल टेंजेंट, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री। क्लियरली अगर स्लोप इंफिनिटी है तो वर्टिकल टेंजेंट है, इसका मतलब होता है यहां पर 16 रख दें तो वैल्यू 1 और -16 रख दें -1, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, और यहां पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2, तो 1 - 3 - 2। हो गया पूरा सवाल सॉल्व। मेथड बहुत इजी है, मेथड बहुत ज्यादा इजी है, इसमें शायद ही कोई बच्चा अटके। एक बार ब्रीफ कर देता हूं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप सबसे पहले सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। अब अगर 2 कर्व गिवन है तो जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, एक से अधिक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है। तो अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने के बाद अब आप हर पॉइंट पर M1 M2 M1 M2 M1 M2 निकालें। यहां पर एक छोटी सी राज की बात और आई है, एक छोटा सा बारीक बुद्धि और मिली है कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन जो डेरिवेटिव आ रहा है वह इनडिटरमिनेट जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप डेरिवेटिव को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद स्लोप पता, पॉइंट पता। अगर कभी स्लोप इंफिनिटी आ जाए इसका मतलब होता है वर्टिकल टेंजेंट, और स्लोप 0 का मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। वेरी गुड, कॉपी करिए। आइए, बेसिक बात हमको समझ में आ गई। एक और बहुत बढ़िया सवाल देखें, यह भी IIT में आया था। क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किस किस कर्व के बीच, सर्किल और एलिप्स के बीच, x² / a² y² / b² = 1 एंड x² + y² = ab। ये 2 कर्व गिवन हैं, इन दोनों कर्वों के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग अप्रोच करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। वैसे आप थोड़ा सोचें, और आपको ऐसे पता नहीं होगा इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर एक एलिप्स और सर्किल काटते हैं, ध्यान देखें, एलिप्स कुछ ऐसा होगा और सर्किल कुछ ऐसा होगा, तो रियल में इनके 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस एंड दिस एट द इंटरसेक्शन पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप थोड़ा सिमेट्री को देखें, अगर आप थोड़ा सिमेट्री और ज्योमेट्री को देखें, तो चारों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएंगे। एक्चुअली ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, चारों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली सेम निकल के आएंगे। पर फिलहाल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए भाई, अब जो है सो है, क्या करें। इस इक्वेशन से देखिए, इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। चलो खेलते हैं। तो 2 से हमारे पास y² की वैल्यू निकल के आती है ab - x², इसको पुट कर दीजिए 1 में, तो x² / a² प्लस ab - x² / b² = 1। तो यहां से x² कॉमन ले लें तो 1/a² - 1/b² = 1 - ab/b²। जरा देखिए कुछ बात बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल बन रही है। x² / a² सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है भाई साहब, b से b कट गया भाई साहब। तो यहां पर x² × b² - a² अपॉन a² b² = b - a/b। कट गया, b - a भी कट जाएगा, तो ये आएगा a² b से b कट जाएगा अपॉन b + a। तो x कोऑर्डिनेट बहुत सुंदर आ गया, x² आ गया,
पहले वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहीं से वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी अपॉन बी माइनस ए, तो यहां बन जाएगा ए बी स्क्वायर और माइनस बी माइनस ए। तो यहां पर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैसा हो गया, माइनस कट गया तो प्लस आएगा, तो ये b प्लस ए हो जाएगा। तो b प्लस ए बी स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए, बी प्लस ए आएगा क्योंकि b माइनस ए कटेगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं, आपको एक्स और वाई चाहिए। तो आपका जो पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट लेंगे तो केवल पॉजिटिव रूट लेंगे, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी कॉमा रूट ऑफ ए बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। बहुत सुंदर, बहुत सुशील, किसी प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट आ गया। अगर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं बोला होता तो आपको 4 पॉइंट मिलते, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब आपका एक ही उद्देश्य m1 m2 निकालना। चलो यहां डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं। वन कर्व को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डिफरेंशिएट वन, तो आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से y डैश की वैल्यू मिल जाएगी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, और इसके अंदर अगर हम पॉइंट रख देंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स बाय वाई। तो एक्स बाय वाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी अपॉन ए बी स्क्वायर रूट ए बाई बी आ जाएगा, रूट ए बाई बी। ये निकल के आ गया आपके पास m1 की वैल्यू। अब हम यहां पर डिफरेंशिएट कर देंगे 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश 0, वाई डैश आ गया माइनस एक्स बाय वाई। पॉइंट रख देंगे तो m2 की वैल्यू आ जाएगी m2 x बाय वाई माइनस एक्स बाय वाई, तो x बाय वाई ए स्क्वायर बाई बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी से ए बी कट गया रूट ए बाई बी। चलिए भाई साहब, m1 पता लग गया, m2 पता लग गया, आगे की क्रिया मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। थीटा बहुत सुंदर, बहुत सुशील, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। केवल मैं बोलूंगा पुट एंड गेट। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मेथड हमेशा सेट रहेगा, कोई बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। बुद्धि लगाओगे एनआईटी जाओगे, कुछ नहीं करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, स्लोप निकालिए और सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आंसर कॉपी कर लीजिए। इसके अंदर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर दो लाइनें काट रही हैं तो इनके बीच में दो एंगल आएंगे। जैसे मान लीजिए दो लाइनें काट रही हैं, तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 150 डिग्री होगा। अरे दो लाइनें तो हमेशा ही दो एंगल पर काटेंगी, एक थीटा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली पाई माइनस थीटा होगा। लेकिन सुनिए, जब भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है, यानी एक्यूट एंगल पूछा जा रहा है, छोटा एंगल पूछा जा रहा है, इसीलिए हम लोग मॉड लगाते हैं, क्योंकि अगर एक थीटा होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा पाई माइनस थीटा तो होगा ही। एक और क्वेश्चन करें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पर बेस्ड। जरा इन सवालों को सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, कि शो दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, शो दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व्स, कौन कौन सा कर्व गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy, show that the angle of intersection between curve this and this at a point other than origin is this। क्या है, is tan inverse 16 की पावर 1/3 at a point other than origin। कहने का मतलब कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उनमें एक ओरिजिन आएगा, ओरिजिन को छोड़कर जो दूसरा पॉइंट है। चलो देखते हैं, जो दोनों कर्व गिवन है, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड दूसरा कर्व है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3xy। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहले इन दोनों कर्वों को सॉल्व करना है। तो x किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हम 1 कह देते हैं और इस इक्वेशन को 2 कह देते हैं। तो पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2, एक्स वाई स्क्वायर के बराबर है 2 में रख दीजिए, तो रख देंगे तो y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y क्यूब निकल के आ जाएगा। यहां से वाई स्क्वायर काट दें, वाई स्क्वायर काट दें, तो वाई स्क्वायर काटने के बाद यहां आएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3y। वाई स्क्वायर काट दिया तो अलग से वाई स्क्वायर को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0,0 तो वैसे भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमको जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है एट अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन निकालना है, ओरिजिन को छोड़कर। तो यहां पर आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या यहां से y की वैल्यू आ रही है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 आ जाएगा, 3 3 बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर कितना आ रहा है? और एक बार देखो, गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 3y, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस बिना रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट 5। मैं सोच रहा सुंदर आएंगे, लेकिन बहुत बदसूरत है, अपॉन 2 है। तो y कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू आ गई, एक तो y की वैल्यू आई 3 प्लस रूट 5 और दूसरी y की वैल्यू आई 3 माइनस रूट 5। दो वैल्यू यहां पर y कोऑर्डिनेट की बर्बाद से निकल के आ गई हैं। एक बार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दी क्या? वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक मिनट रुक जाइए, आइए एक क्वेश्चन और देखें। शो दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल ध्यान देंगे, शो दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व दिस एंड दिस एट अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन, यानी ओरिजिन को छोड़कर किसी पॉइंट पर, इज दिस। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और दूसरा कर्व है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3xy। चलिए इसको फर्स्ट कर्व कह देते हैं और इसको सेकंड कर्व कह देते हैं। फर्स्ट कर्व से देख सकते हैं कि x किसके बराबर है? वाई स्क्वायर के बराबर है। तो हम पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दें 2 में, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर रख दें, तो y की पावर 6 प्लस वाई क्यूब, सही, x को वाई स्क्वायर रख दिया और यहां पर x को वाई स्क्वायर रखेंगे तो 3y क्यूब निकल के आ जाएगा। बहुत सही भाई साहब, तो y क्यूब काट दें तो y क्यूब इज इक्वल टू 2, तो बहुत बढ़िया, y आ गया 2 की पावर 1/3। y अगर 2 की पावर 1/3 है तो x वाई स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2/3। तो पॉइंट तो बहुत सुंदर आ गया, 2 की पावर 2/3 कॉमा 2 की पावर 1/3। तो हमारे पास ये पॉइंट निकल के आ गया। चलिए ये निकल के आ गया, बहुत सही। अब दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, m1 m2 निकालेंगे। आइए यहां कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करें 1 को तो 2y y डैश इक्वल टू 1 आ गया, तो y डैश 1/2y आ गया, यानी m1 की वैल्यू आ गई m1 1/2y, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/3। ऐसे ही डिफरेंशिएट कर दें 2 को तो कितना निकल के आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर y डैश, और इधर आ जाएगा 3y प्लस 3x y डैश। सुंदर तो नहीं है, पर y डैश की वैल्यू 3y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x। तो चलिए देखें क्या आता है। 3 3 3 कट गया, y की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 1/3। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 4/3। y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 2/3। और x की वैल्यू कितनी है? 2 की पावर 2/3। यानी ये इंफिनिटी आ रहा है, यानी m2 की वैल्यू इंफिनिटी आ गई। अब देखिए अगर इंफिनिटी आ गया तो कैसे, सुनो ध्यान से। थीटा किसके बराबर होता है? tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर दें, तो m1 अपॉन m2 माइनस 1 1 अपॉन m2 प्लस m1।
अब चूंकि m2 इंफिनिटी है तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कुल मिला के सीधे सीधे आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/m1। अगर एक स्लोप इंफिनिटी आ जाए तो ऊपर नीचे इंफिनिटी से डिवाइड कर दें, m1 की वैल्यू रख दें, m1 कितना आया 2 की पावर ये आ गया, तो 1/m1 निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 2 × 2 की पावर 1/3, जो कि वही हो जाएगा tan इनवर्स 16 की पावर 1/3। हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में एक कैच है, क्वेश्चन में एक बात समझ, और वो बात ये है कि अगर एक स्लोप इंफिनिटी आ जाए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए m2 इंफिनिटी आ जाए तो ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर देंगे, तो tan इनवर्स 1/m1 ही आपका एंगल हो जाएगा। m2 इंफिनिटी का मतलब हो गई वर्टिकल लाइन। वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए। एक और बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा, और उसके अंदर मैं आपको एक नई बात भी बताऊंगा। क्वेश्चन कहता है शो दैट इफ द कर्व क्या क्या गिवन है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3। आज मुलाकात हुई थी इससे शुरुआत में, एंड शो दैट इफ द कर्व दिस एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1 टच, देन c इक्वल टू a+b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखें क्या कहना चाहता है ये सवाल। शो दैट इफ द कर्व दिस एंड दिस टच देन c इक्वल टू a+b। ठीक है भैया, हमको देखना है, साबित करना है कि अगर ये दोनों कर्व टच करते हैं, टचिंग का मतलब क्या है, आइए मैं आज आपको बताऊं कंडीशन ऑफ टच। अगर दो कर्व टच करते हैं तो इसका मतलब यही है कि उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर स्लोप बराबर है, वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर m1 m2 बराबर है। यह होता है कंडीशन ऑफ टच। कंडीशन ऑफ टचिंग का मतलब है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम हो दोनों कर्व का। यूं समझिए, बल्कि अगर बहुत ज्यादा डीपली आप सोचें तो दोनों कर्व का x कोऑर्डिनेट भी सेम हो, दोनों कर्व का y कोऑर्डिनेट भी सेम हो, और दोनों कर्व का उस पॉइंट पर dy/dx भी सेम हो। सोचिए x कोऑर्डिनेट भी सेम, y कोऑर्डिनेट भी सेम, और दोनों कर्व का dy/dx भी सेम। चलिए बात करते हैं अब ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, इस कर्व के ऊपर आज ही हमने जनरल पॉइंट माना था, इसको 1 कर देते हैं, तो c cos क्यूब थीटा c sin क्यूब थीटा। इस कर्व के ऊपर जनरल पॉइंट c cos क्यूब थीटा प्लस c sin क्यूब थीटा। इस कर्व के ऊपर जनरल पॉइंट a cos अल्फा कॉमा b sin अल्फा। कुछ बच्चे खुशी के मारे इसको भी थीटा थीटा मान लेते हैं और बाद में धीरे धीरे रोते हैं। ऐसा ना करें, इसको अपन सेकंड कर्व मान लेते हैं, एंगल अलग अलग माने। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो जो dy/dx निकल के आएगा dy/d थीटा, प्लीज बोर्ड पर घूरें, अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना हो गया 3c sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और 3c cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, माइनस tan थीटा। और अगर इसके लिए हम dy/dx निकालें तो यह आ जाएगा dy/d अल्फा dx/d अल्फा dy/d अल्फा b cos अल्फा dx/d अल्फा माइनस a sin अल्फा माइनस b/a cot अल्फा। कुछ नहीं किया, दोनों पर एक एक जनरल पॉइंट लिया और दोनों का dy/dx। ओके भाई साहब, अब मैं बोलूंगा अगर टच करना है तो x कोऑर्डिनेट के बराबर c cos क्यूब थीटा शुड बी इक्वल टू a cos अल्फा, y कोऑर्डिनेट के बराबर
सी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। स्लोप के बराबर, तो वहां कितनी निकल के आ गई, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा। अब करना कुछ नहीं है, इन तीन इक्वेशनों की मदद से दो वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। कौन से वो दो वेरिएबल हैं जिनको एलिमिनेट करना है, थीटा एंड अल्फा। इन तीन इक्वेशनों के दो वेरिएबल थीटा एंड अल्फा को एलिमिनेट कर देना है। ध्यान से देखें कैसे करेंगे एलिमिनेट, सुनिए ध्यान से, बड़ा भारी काम है, दूर तक तो चले आए। चलो इस माइनस से माइनस को काट दें। मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दें। अब इक्वेशनों का नामकरण कर देते हैं 3, 4 और 5। टचिंग की यही कंडीशन है, सेम एक्स कोऑर्डिनेट, सेम वाई कोऑर्डिनेट, सेम स्लोप। ओके, मैं क्या बोलता हूं, अगर 4 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो b बाई ए tan अल्फा ये बराबर आ जाएगा tan क्यूब थीटा के। अरे वाह, और यहां से देखें तो tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन से देखें तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए tan थीटा। ये tan अल्फा tan थीटा, तो इसमें पुट कर दें, एरो पर ध्यान दें, तो tan अल्फा तो b बाई ए इंटू बी बाई ए tan थीटा, तो यहां पर आ गया tan अल्फा। b बाई ए को tan थीटा tan अल्फा की वैल्यू रख रहा हूं, तो b बाई ए अपॉन tan थीटा आ गया, तो ये आ गया इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा। मैंने tan अल्फा की वैल्यू रख दी b बाई ए tan थीटा, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा b बाई ए निकल के आ गया। ध्यान रखना माइनस b बाई ए मत ले लेना, क्योंकि माइनस b बाई ए नेगेटिव होगा, tan स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो tan स्क्वायर थीटा आ गया, अरे भैया बहुत ज्यादा भारी है, tan थीटा रूट बी अपॉन रूट ए आ गया। tan थीटा पता लग गया तो tan अल्फा पता लग गया। कैसे, tan थीटा की वैल्यू रख दें रूट बी अपॉन रूट ए, तो tan अल्फा भी रूट बी अपॉन रूट ए ही आ जाएगा। वाह, अब कोई भी एक इक्वेशन 3 या 4 में से पकड़ लें। मान लो अपन 4 पकड़ते हैं, तो इन 4 क्वेश्चन 4 को देखें। 4 क्या कहता है, 4 कहता है c साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू b साइन अल्फा। अब ये देखिए दोनों ही में, यहां से देखिए ध्यान से, थीटा और अल्फा तो बराबर एंगल हैं, और tan थीटा है tan अल्फा किसके बराबर है, रूट बी अपॉन रूट ए के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए प्लस बी। तो आइए ये साइन अल्फा कट जाएगा, साइन अल्फा साइन थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, b अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। कट आउट तेरी, c इक्वल टू ए प्लस बी, हैंस पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बढ़िया मैनिपुलेशन है। आईआईटी में छोटा सा क्वेश्चन ये आया था, छोटे बच्चे एबीसी नहीं कर पाए, देखिए a प्लस बी सी था, एबीसी करना था। खैर एक बार फिर स्टेप बता देता हूं, कंडीशन ऑफ टचिंग का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन ऑफ टचिंग यही है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम और स्लोप भी सेम। कॉपी करिए।